नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंटायर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ, मस्त और अपनी तैयारी को लेके काफ़ी व्यस्त होंगे। तो आज है 12 दिसंबर 2025 और आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले सुबह की शुरुआत एक सुंदर से कोट से करेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। यानी आप मौके की तलाश में मत रहिए कि जब मौका आएगा तो मैं यह काम करूंगा। हर दिन को एक मौके की तरह देखिए, खुद पे काम करिए। आज का ही दिन जो है वो सर्वोत्तम है। जिसने अपना आज सुधार लिया, उसका जो कल है, उसका जो भविष्य है वो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो आज पे काम करते रहिए, आपका भविष्य एक न एक दिन अवश्य उज्जवल होगा। तो चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 10 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर और चौथा ऑप्शन है 12 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 11 दिसंबर। यानी कि प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे। अब बाकी की ऑप्शन की बात की जाए तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। उसी प्रकार 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। और 11 दिसंबर के बारे में आप लोगों ने जाना ही, इस दिन को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जिससे FAO के माध्यम से 2003 से मनाया जाता है, जीवन में पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करता है, पर्वतीय विकास में अवसरों और बाधाओं पर प्रकाश डालता है तथा ऐसे गठबंधनों का निर्माण करता है जो दुनिया भर में पर्वतीय लोगों और पर्यावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। यानी कि इस दिवस का जो उद्देश्य है वो पर्वत के महत्व के बारे में क्या करना, जागरूकता फैलाना है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में कौन सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? सभी प्रारूपों में। तो पहला ऑप्शन है हमारा शुभमन गिल, दूसरा ऑप्शन है हमारा सूर्य कुमार यादव और तीसरा ऑप्शन है हमारा हार्दिक पांड्या, चौथा ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह। यानी कि अभी हाल ही में जो जसप्रीत बुमराह हैं वो सभी प्रारूपों में यानी वनडे में और टेस्ट में और इंटरनेशनल जो भी गेम होते हैं उसमें 100 विकेट लेने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रचते हुए तीनों प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने कटक के बाराबती स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान क्या की, हासिल की। इस उपलब्धि के साथ बुमराह वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गए हैं और क्रिकेट इतिहास में सभी प्रारूपों में 100 से अधिक विकेट लेने वाले केवल पांचवें गेंदबाज बन गए हैं। वैश्विक स्तर पे ये पांचवें गेंदबाज है। ठीक है, सभी प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले
और हमारे देश में ये ऐसे करने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में यूएनईपी का 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसने जीता है? पहला ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन, दूसरा ऑप्शन है माधव गाडगिल, तीसरा ऑप्शन है सुप्रिया साहू और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रिया साहू को यूएनईपी का 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो पूर्णिमा देवी वर्मन और माधव गाडगिल हैं। पूर्णिमा देवी वर्मन जो थी, इनको 2023 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला था यूएनईपी का, और इनको मिला था 2024 का, माधव गाडगिल को, ठीक है। और सुप्रिया साहू को 2025 का मिला है। अब यूएनईपी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। ये हैं सुप्रिया साहू, जिनको अभी ये पुरस्कार मिला है। तमिलनाडु सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान की गई। यूएनईपी का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो नैरोबी में है, केन्या की राजधानी। उन्हें प्रेरणा और कार्य श्रेणी में सम्मानित किया गया। किस श्रेणी में? प्रेरणा और कार्य श्रेणी में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किसने फीडे सर्किट 2025 जीता है? पहला ऑप्शन है फेबियानो करवोना, दूसरा ऑप्शन है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, तीसरा ऑप्शन है डी गुकेश और चौथा ऑप्शन है जोखिर सिंदारो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। इन्होंने अभी क्या फीडे सर्किट 2025 जीता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। यही है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जी। भारत के 20 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने 115.17 स्कोर के साथ फीडे सर्किट 2025 जीत लिया है और विश्व स्तरीय खिलाड़ियों से भरी साल भर चलने वाली रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस जीत के साथ वह फीडे सर्किट के माध्यम से क्वालिफाई करने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। फीडे सर्किट के माध्यम से क्वालिफाई करने वाले एकमात्र पुरुष खिलाड़ी, जिन्हें उन्हें 2026 विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए अंतिम क्वालिफाइंग चरण कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में जगह मिलेगी। इससे वो क्या कैंडिडेट टूर्नामेंट जो 2026 में होने वाला है उसमें ये क्या करेंगे, खेल सकेंगे। अब बाकी के ऑप्शन की बात की जाए तो जो पहला ऑप्शन है फेबियानो कारुआना, इन्होंने ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल 2025 जीता। ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल 2025 जीता। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा के बारे में आप लोगों ने जाना है, ये फीडे सर्किट 2025 इन्होंने जीता। डी गुकेश जो हैं इन्होंने नॉर्वे शतरंज
2025 जीता। नॉर्वे शतरंज 2025 इन्होंने जीता। जोखिर सिंदारोव के बारे में देखा जाए तो इन्होंने फीडे विश्व कप 2025 जीता है। ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, फीडे विश्व कप 2025। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेज बाबिश को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है नॉर्थ मैसिडोनिया, दूसरा ऑप्शन है चेक गणराज्य, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और चौथा ऑप्शन है स्लोवाकिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चेक गणराज्य, यानी चेक रिपब्लिक का जो अभी प्रधानमंत्री है वो आंद्रेज बाबिश को नियुक्त किया गया है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। अक्टूबर में हुए चुनावों के बाद चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेटू पावेले ने अपनी एएनओ पार्टी द्वारा 2 यूरोसवादी समूहों के साथ गठबंधन बनाने के बाद आंद्रेज बाबिश को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाने वाले बाबिश ने यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता कम करने और अधिक कठोर राष्ट्रवादी रुख अपनाने के वादे पर चुनाव प्रचार किया था। गठबंधन के बयान में कहा गया है कि यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन की सीमाएं हैं और उसे राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात रही हमारी डिटेल में, लेकिन आप लोग इतना याद रखिएगा कि आंद्रेज बाबिश जो है वो चेक रिपब्लिक के क्या है, प्रधानमंत्री अभी बने हुए हैं। और हम लोग बाकी के ऑप्शन को भी देखा जाएगा। तो बाकी के ऑप्शन है नॉर्थ मैसिडोनिया, तो ये भी यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी स्कोप्जे। चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। ठीक है, और ये सारे जितने भी हैं ये यूरोपियन कंट्रियां हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में कौन से खिलाड़ी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं? पहला ऑप्शन है रोहित शर्मा, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है डेरिल मिशेल, चौथा ऑप्शन है इब्राहिम जादरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली, यानी कि विराट कोहली हैं जो अभी आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अब बाकी के ऑप्शन की अगर हम बात की करेंगे तो रोहित शर्मा जो हैं ये ओडीआई रैंकिंग में ये पहले नंबर पे, विराट कोहली जो हैं ये दूसरे नंबर पे, डेरिल मिशेल जो हैं ये न्यूजीलैंड के क्या हैं, खिलाड़ी हैं, ये तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे। यहाँ पे हम इनका देश का नाम लिख दे रहे हैं, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड। इब्राहिम जादरान जो है फोर्थ नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे, और ये अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। चलते हैं, हम इससे जुड़े कुछ फैक्ट देखेंगे हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 302 रनों की शानदार सीरीज के बाद विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा पहले नंबर पर बने हुए हैं, जबकि कोहली ने 2021 में शीर्ष स्थान गंवाने के बाद अब इसे फिर से हासिल करने के लिए अंतर को कम कर दिया है। 37 वर्ष की आयु में कोहली के प्लेयर ऑफ द सीरीज प्रदर्शन ने वनडे बल्लेबाजी में भारत के दबदबे को और सुदृढ़ किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिप्ला ने यूरोपिक टिर्जेपाटाइड लॉन्च किया है, यह किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मोटापा, दूसरा ऑप्शन है टाइप 2 मधुमेह, तीसरा ऑप्शन है मोटापा और टाइप 2 मधुमेह, चौथा ऑप्शन है अस्थमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मोटापा और टाइप 2 मधुमेह। ठीक है,
ये जो दवा है सिप्ला द्वारा जो बनाई गई है, यूरपिक टिरजेपाटाइड। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। जो दवा बनाई है सिप्ला ने यूरपिक टिरजेपाटाइड लॉन्च किया है, जो मोटापा और टाइप 2 मधुमेह के प्रबंधन के लिए सप्ताह में एक बार दिया जाने वाला इंजेक्शन है। ये क्या है? एक इंजेक्शन है जो कि एक सप्ताह में एक बार दिया जाता है। यह लॉन्च लीली के अणु को डीसीजीआई से मंजूरी मिलने के बाद हुआ। जो डीसीजीआई होती है वो ड्रग को क्या करती है, ड्रग जो दवाएं होती है उनको क्या परमिशन देती है, जिसके अंतर्गत सिप्ला ने भारत में दूसरे टिरजेपाटाइड ब्रांड के वितरण और प्रसार के अधिकार हासिल किए हैं। इसका उद्देश्य उन्नत चिकित्सकीय विकल्पों के साथ भारत में तेजी से बढ़ रही दो चयापचय संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है। तो ये रहा हमारा यूरपिक टिरजेपाटाइड जो इंजेक्शन है जो सिप्ला ने अभी लॉन्च किया है, उसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में चराईचुंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है माजुली, दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी, तीसरा ऑप्शन है दिसपुर, चौथा ऑप्शन है कामाख्या। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा माजुली, यानी कि माजुली में अभी चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। माजुली में चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य अहोम राजा प्रताप सिंह द्वारा स्थापित एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभयारण्य का जीर्णोद्धार करना है। 4 दिवसीय यह आयोजन संरक्षण पर केंद्रित है, जिसमें वन संरक्षण और द्वीप के नाजुक पक्षी आवास को पुनर्जीवित करने के प्रयासों पर प्रदर्शनियां शामिल हैं। माजुली की समृद्ध जैव विविधता, जो भारत की एक प्रमुख पक्षी अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है, इसकी पारिस्थितिकी विरासत को सुदृढ़ करती है। अब इससे जुड़े और भी कुछ फैक्ट हैं वो हम लोग देखेंगे कि माजुली जो है ये असम का एक जिला है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे स्थित है, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ठीक है। और ये माजुली जो है वे असम का 33वां जिला है, 33 नंबर का जिला है, जो कि 2016 में बनाया गया था। गुवाहाटी हो गया, दिसपुर हो गया, कामाख्या हो गया, ये सभी असम में है, ठीक है। दिसपुर क्या है? असम की राजधानी है। गुवाहाटी भी असम में है और कामाख्या में कामाख्या टेम्पल है, कामाख्या माता का मंदिर। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अग्रणी रहा है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है प्रयागराज, चौथा ऑप्शन है गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ, यानी कि अभी हाल ही में रूफटॉप जो सोलर इंस्टॉलेशन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्या है? शीर्ष पर रहा है। अब ये रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन जो होता है वो किस स्कीम के तहत होता है? तो ये जो रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन होता है ये प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जो चलाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, उसके तहत रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन किया जाता है और जिसका उद्देश्य जो है क्या है कि मुफ्त बिजली देना लोगों को। इसकी घोषणा जो हुई थी 13 फरवरी 2024 को हुई थी, 13 फरवरी 2024 को इसकी घोषणा हुई थी, जबकि यह जो लागू हो गई थी वो 15 फरवरी 2024 को हो गई थी, ठीक है। इसी में ये सरकार जो है सब्सिडी देती है, इस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 1,08,000 की सब्सिडी दी जाती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का,
इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसको PMSGY बोला जाता है, के तहत उत्तर प्रदेश में लखनऊ में 62,271 रूफ टॉप सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसमें राज्य में 3 लाख सोलर पैनल लगाने का आंकड़ा पार हो गया है। 2024 में शुरू की गई ये योजना, इसके अंतर्गत रियायती दरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ भारतीय परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक की निःशुल्क विद्युत प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, हाल ही में प्रवासी राजस्थानी दिवस कहाँ मनाया गया? पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर, यानी कि जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाता है। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट होंगे वो हम लोग देखेंगे कि सांस्कृतिक जुड़ाव और विकास प्रोत्साहन, राजस्थान ने सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने और राज्य के विकास में योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवासी राजस्थानियों की मेजबानी की। निवेश हेतु सरकारी प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान के विकास के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को उजागर करते हुए सरकारी सहायता प्राप्त निवेश आमंत्रित किए। 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ, प्रमुख निवेश प्रस्तावों का औपचारिक रूप से अनावरण किया गया। यानी कि ये निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो मनाया जा रहा है। अब बाकी के ऑप्शन को भी हम लोग देखेंगे। तो बाकी का ऑप्शन है अजमेर। तो अजमेर में क्या है? यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, अजमेर में ब्रह्मा मंदिर भी है। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है और यहाँ हवा महल है जयपुर में। जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी बोलते हैं। और उदयपुर को हम लोग क्या बोलते हैं? झीलों का शहर, सिटी ऑफ लेक्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज के ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही था। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।